हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ एजुकेशन। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर लेकर आए हैं, 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। चैप्टर 1 है ये समकालीन विश्व राजनीति का पार्ट 2। ठीक है, अब देखो इसमें आज क्या जो जैसे कि हमने लास्ट के उसमें बताया था शीत युद्ध का दौर कैसे हुआ, उसका या चरम बिंदु कैसे बना, क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा था। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये वर्ल्ड में 3 तरह के, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड था तीन तरह की दुनिया के नाम से जानने लगे उसे लोग। ठीक है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। ठीक है, तो पहली का मतलब पहली दूसरी दुनिया के जो लोग हैं वो अमेरिका को बताया गया, यानी कि पश्चिम यूरोप के देशों को बताया गया। दूसरा जो बताया गया यूरोप के देशों को बताया गया, ठीक है, जिसमें सोवियत संघ था। और तीसरी दुनिया के जो लोग हैं गुट निरपेक्षता को बताया गया। ठीक है, अब हम ये जानेंगे किस तरह से हम इसमें पूरी उनकी डिटेल जानेंगे कि किस तरह से वो हम उनके बारे में जानने लगे। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जैसे दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो 2 बड़ी महाशक्ति सामने उभर कर आई, एक था अमेरिका और एक सोवियत संघ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था, लेकिन दोनों की जो विचारधाराएं थी वो कहीं ना कहीं अलग अलग थी। ठीक है, तो सबसे पहले अमेरिका की जो विचारधारा थी, वहाँ पे जो लोग थे पूंजीवादी को मानते थे, पूंजीवादी। और जबकि सोवियत संघ था वो किसको मानते थे, समाजवादी को मानते थे। किसको मानते थे, समाजवादी को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहाँ पे सिर्फ हमें क्या है प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, लाभ कमाने के लिए काम करते हैं, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे हम जन कल्याण को ध्यान में रखते हैं, जिसमें क्या है जनता के बारे में भी हम कुछ हद तक सोचते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी थी। इन दोनों महाशक्ति के बीच में कुछ सैन्य संधि भी हुई, यानी कि 2 बड़ी महाशक्ति के बीच में सेना के मामले में कुछ संधियां हुई। और अमेरिका के द्वारा 3 संधियां की गई थी। ठीक है, जबकि सोवियत संघ के द्वारा सिर्फ एक ही संधि हुई। ठीक है, अब इसने क्या कहा था, अमेरिका के द्वारा 3 संधि कौन कौन सी थी, एक आपकी थी नाटो। ठीक है, एक थी आपकी नाटो, सीटो और सेंटो। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि अप्रैल 1949 में हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। अब यह क्या हुआ, अमेरिका के द्वारा जो पहली संधि थी नाटो, इसके बारे में ये था जो कि अप्रैल 1949 में की गई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। ठीक है, यानी पश्चिम के देश जो थे, ये पश्चिम देश थे जो अमेरिका में शामिल थे, और ये 12 देश थे। और अमेरिका ने के द्वारा इनको ये वादा किया गया था कि अगर आप पे किसी भी तरह का हमला होता है, कोई भी देश आप पे हमला करता है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं मान लूँगा कि वो हमला मेरे पे ही हो रहा है। ठीक है, इसलिए 12 देश उसको, ये अमेरिका के द्वारा उनको क्या दिया गया था, एक आश्वासन दिया गया था। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, दूसरी थी, ये जो दोनों संधियाँ हैं वो सोवियत संघ के जो देश थे, ठीक है, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उसमें अपने में शामिल करने के लिए 2 संधियां की गई थी, सीटो और सेंटो। ठीक है, कि उन्होंने इसमें बताया गया था कि जो सोवियत संघ आपको क्या दे रहा है, जो फैसिलिटी दे रहा है, जो आपको सुख सुविधा दे रहा है, वो सुख सुविधा हम भी देंगे और आपको सेफ्टी भी करेंगे। ठीक है, तो उन्हें मिलाने के लिए अमेरिका के द्वारा 2 संधि हुई, जो कि ये तो आपके पश्चिम देशों के लिए हुई थी, ये यूरोप देशों के लिए हुई थी, जिसमें सीटो और सेंटो आते हैं। ठीक है, सीटो का मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, जो कि 1954 में हुई थी, और सेंटो जिसकी केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना जिसको 1955 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये संधि हुई। अब ये तो हुई थी जो कि अमेरिका के द्वारा हुई थी, ऐसी ही थी जो सोवियत संघ के द्वारा भी संधि हुई थी। ठीक है, सोवियत संघ की जो संधि थी उसका नाम रखा गया वार्सा पैक्ट। ठीक है, क्या नाम दिया, वार्सा पैक्ट नाम रखा गया, और उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी, 1955 में। ठीक है, अब ये क्या था, जो संधि करी थी, यानी कि यह संधि नाटो में शामिल देशों को चुनौती देने के लिए, यानी कि नाटो कैसा था, जाहिर सी बात है पश्चिम देश यानी कि अमेरिका का एक ग्रुप था। ठीक है, उस संधि थी जो कि अमेरिका की थी। किसकी थी, अमेरिका की। देखो ध्यान से, ये जो नाटो संधि थी वो अमेरिका के लिए, अमेरिका के जो देश थे उनके लिए हुई थी। तो उन देशों को नाटो को चुनौती देने के लिए, ये जो चुनौती, यानी कि जो अब इसमें बता रहे हैं कि सोवियत संघ की तरफ से किसको, नाटो को चुनौती देने के लिए, ठीक है, की गई थी, और उसका नाम क्या था, वार्सा पैक्ट। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि ये बताया गया था कि सोवियत संघ इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो अपने देशों के लिए कुछ ना कर सकें। ठीक है, अब क्या हुआ,
महाशक्तियों को छोटे देशों में से लाभ। अब क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी महाशक्ति थी, चाहे सोवियत संघ की बात कर लें, ठीक है, और एक इसमें और चीज़ रह गई है, वो क्या चीज़ था आपके, हम तीसरी दुनिया की बात करने वाले हैं। तीसरी दुनिया का मतलब यहाँ पे वो था, आपको गुट निरपेक्षता की बात करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम इन दोनों के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी महाशक्ति छोटे देशों से क्या लाभ मिलता है, वो अपने में उन्हें को शामिल करना चाहती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि महाशक्तियों से छोटे देशों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं कि वो अपने गुट में शामिल करना चाहती थी। भाई सिंपल सी बात, सोवियत संघ छोटे देशों को शामिल करना चाहती है, उधर अमेरिका भी करना चाहती है, लेकिन ऐसा इन दोनों में क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे देशों से इन्हें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, प्रकृति की देन है। जैसे कहीं सऊदी अरब के देश, ईरान, इराक, कुवैत है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, तेल के कुएँ पाए जाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ फ़ायदे उन्हें मिल जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ था कि ये कहीं ना कहीं अपने जो सैन्य ठिकाने स्थापित कर सकते हैं, इन पे छोटे देशों में सैन्य ठिकाने बनाए जा सकते हैं और किसी देश को शक भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है, जैसे सेना पे जो खर्चा होता है, तो ये जितने भी शामिल देश होते हैं अपने देश में, ठीक है, जितने भी छोटे देश किसी महाशक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो महाशक्ति थोड़ा थोड़ा इनसे आर्थिक सहायता लेकर उनके खर्चों को पूरा कर सकती हैं। और फिर एक चीज़ है भू क्षेत्र, ठीक है। तो भू क्षेत्र में क्या है, महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन आसानी से कर सकती है। इनके माध्यम से हथियार सेना का संचालन करना आसान हो जाता है, ठीक है। ये तो सी कि बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों को क्यों अपने में शामिल करना चाहती है, यानी महाशक्तियों को इन छोटे देश को अपने में शामिल करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब बात करते हैं छोटे देशों को महाशक्ति से लाभ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे बड़े, जैसे कि भी अगर भाई सिंपल सी बात है, बड़े देश को छोटे देशों से कुछ लाभ है, तो छोटे देश भी कुछ सोच के क्या करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अब छोटे देशों को महाशक्ति से जुड़ने का क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें क्या है, एक तो सबसे पहले हर एक इंसान को क्या चाहिए, सुरक्षा का वादा चाहिए, ठीक है। अगर मुझ पर कुछ युद्ध हो जाए, कोई भी चीज़ आपदा आ जाए, तो मुझे कोई सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, ऐसा वो चीज़ होना। हथियार और आर्थिक सहायता, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे आर्थिक सहायता है, ठीक है, ये क्या है, आर्थिक सहायता, किसी भी तरह आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो या हथियार, ठीक है, हथियार की ज़रूरत हो, तो छोटे महाशक्तियों को ये फ़ायदे हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अब ये तो था, अब ये देश महाशक्ति के साथ इसलिए भी जुड़ना चाहते हैं ताकि अगर कोई देश या कोई दूसरी शक्ति, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था कि कोई भी देश इसलिए जुड़ता है कि भाई दूसरी देश अगर किसी भी कोई बड़ी महाशक्ति उन पे आक्रमण कर दे छोटे देशों पर, तो कोई उनके आगे सामना कर सके। तो ये देश महाशक्ति के साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई भी देश दूसरी शक्ति पर हमला करे तो वह सुरक्षा कर सके। और यही कारण था कि छोटे शक्तियों के साथ जुड़ना चाहते थे, ठीक है, छोटे देश इन शक्तियों के साथ जुड़ना चाहते थे, ठीक है। तो ये था पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, ठीक है। अब आते हैं दो ध्रुवता की चुनौती। अब जो दो ध्रुव में था, यानी आपका दो बड़ी महाशक्ति को ध्रुवता की बात बताई है, ठीक है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब यहाँ पे क्या, तीसरी दुनिया के लोग, ठीक है। अब यहाँ थे, अब गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, ठीक है, उसमें क्या था, अब गुट निरपेक्ष आंदोलन में वो ऐसे देश थे, जो छोटे छोटे ऐसे देश थे जो कि कभी पश्चिमी देशों से आज़ाद हुए थे, उनके गुलाम थे, और वो क्या है, अभी दूसरी विश्व युद्ध के बाद क्या हुए थे, वो आज़ाद हुए थे। क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। अब क्या हुआ, जब भी सिंपल सी बात है, कोई बंदा जब किसी काम से क्या होता है या परेशान होता है या किसी भी तरह का फेस करता है प्रॉब्लम, तो वो क्या करता है, अपने कदम फूक के रखता है, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पे भी ऐसी हुआ कि अगर उसका पश्चिम देशों से आज़ाद हुए देशों में एक नाम आता है हमारा इंडिया का, ठीक है। अब भारत का नाम आता है क्योंकि आपको पता है पश्चिम देशों में कौन, इंग्लैंड शामिल है, क्या है, इंग्लैंड शामिल है। तो इंग्लैंड से ही हम क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो अब ऐसे देशों को जो अभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, आज़ाद हुए थे, तो उन्हें क्या था, ये डर था कि अब वो किस महाशक्ति के साथ जुड़े। अब उनके साथ ऑप्शन था वो दोनों महाशक्ति के साथ जुड़ना चाहते थे, ठीक है, वो किसी न किसी अपने आप को सेफ रख सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। लेकिन किसी एक महाशक्ति के साथ ही, दोनों के साथ तो जुड़ना बहुत मुश्किल काम था, किसी एक ही महाशक्ति के साथ जुड़ सकते थे। तो इसी वजह से इन छोटे देशों ने किसी गुट में शामिल ना होने का वादा किया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष, अभी इसके बारे में जानते हैं।
और हमारा जो देश था वो कौन से में आता है, एशिया, यानी पश्चिम देशों से एशिया के जो देश थे छोटे छोटे वो आज़ाद हुए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नव प्रवर्तन राष्ट्रों के समक्ष, यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये है समक्ष, ठीक है, यहाँ पे आपका समक्ष लिखा हुआ है, ठीक है। समक्ष अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। और यह ज़्यादातर देश वे थे, यानी इसमें जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वे देश थे, एशिया और अफ्रीका के वो देश थे जो कि अभी हाल में आज़ाद हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिम देशों से आज़ाद हुए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव थी 1955 में एफ्रो एशिया सम्मेलन में रखी गई थी। एक सम्मेलन हुआ, क्या, एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 हुआ, ठीक है। 1955 में एक सम्मेलन हुआ, एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसका पहला सम्मेलन कब हुआ, उसका पहला सम्मेलन हुआ 1961 में। किस में हुआ, 1961 में हुआ। और कहाँ पे हुआ, बेलग्रेड में, ठीक है, कहाँ हुआ, बेलग्रेड में। यानी कि 1961 में एक सम्मेलन हुआ, एफ्रो एशिया सम्मेलन। इसकी स्थापना यहाँ पे जो बात रखी गई थी वो कहाँ पे रखी गई थी, 1955 में, ठीक है। और इस सम्मेलन में बेलग्रेड में, यह सम्मेलन का 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसकी राजधानी कौन सी थी, यूगोस्लाविया। कौन सी थी, यूगोस्लाविया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से नेता और संस्थापक शामिल थे, ठीक है। जब आपको पता है जो ये सम्मेलन हुआ इसमें 5 देशों ने हिस्सा लिया, ठीक है, 5 देशों ने, इसमें 5 देश के नेता थे, उनके संस्थापक थे जिनके द्वारा ये सम्मेलन किया गया था। और इसको नाम नोट करने वाली बात है, इसे गुटनिरपेक्षता का जो अंतिम सम्मेलन था वो 17वां सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला में हुआ है। कहाँ है, वेनेजुएला में हुआ है, ठीक है। और वर्तमान में इसमें 17 सदस्य हैं और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं जो इसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, किसी तरह फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, ठीक है, इस संगठन को चलाने के लिए, जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF, ठीक है, यानी कि, और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसमें उनको फंडिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब जब हम बात जान लेते हैं कि इसमें वो कौन कौन से जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी या उसके संस्थापक देश कौन कौन से थे। एक हमारे सबसे जो मेन भूमिका है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है, किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि इंडिया के हैं। ऐसी कर्नल नासिर मिस्र के हैं, डॉक्टर सुकर्नो जो इंडोनेशिया के हैं, मार्सिटो यूगोस्लाविया के हैं, वार्म एनक्रुमा जो कि घाना के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता चल गई कि कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है 17वां सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला में हुआ, ठीक है। वेनेजुएला क्या है, एक OPC का एक देश है, OPC यानी सऊदी अरब का एक देश है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम बताएं आपको। और नेक्स्ट जो वीडियो में आपको डिस्कस होगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, वो क्या होगा, जितनी भी आपकी बहुत सारी छोटी छोटी फुल फॉर्म होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाए, ठीक है, तो हम आगे उसमें आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय।